मित्रों, हम कई बार ऐसे फूड खाते हैं तो इससे हमको तकलीफ रहती है। जैसे रोटी खाते हैं या कोई ब्रेड खाते हैं या पास्ता पिज़्ज़ा खाते हैं तो पेट में हैवीनेस लगता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है और कई बार फुल ऑफ स्टमक गैस बन जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है। तो गेहूँ खाने से जो एलर्जी होता है तो उसको मेडिकल भाषा में ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं। इंटॉलरेंस मीन्स शरीर सहन नहीं करता है, और ग्लूटेन्स मीन जो भी रोटी में ऐसे जो प्रोटीन्स होता है, ये प्रोटीन हमारा शरीर में जाता है और शरीर में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशंस कर देता है, और इन्फ्लेमेशन करने के कारण हमारी पाचन प्रणाली को इसमें खराब असर होता है और इसे जरिए बहुत सारे सिम्टम्स उत्पन्न होता है, जिसको मेडिकल भाषा में ग्लूटेन इंटॉलरेबल बोलते हैं। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ग्लूटेन इंटॉलरेबल के इंटॉलरेंस के बारे में हम बताएंगे कि हमारा जो मुख्य खुराक होता है ये वीट होता है। वीट मीन्स गेहूँ। तो कई बार गेहूँ हमारा शरीर में पाचन करने में बहुत तकलीफ होती है और इसे जरिए हमारी जो पाचन प्रणाली में बाधा आती है और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इंडिया में 80 to 1 करोड़ लोग ऐसा है कि जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेबल की फूड की एलर्जी है, जिसको मेडिकल भाषा में फूड की एलर्जी भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो लोग वीट खाते हैं या ब्रेड खाते हैं या मैदा खाते हैं या पास्ता है, पिज़्ज़ा है या नूडल्स है, वो खाने के बाद दर्दी को पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, डायरिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वीकनेस, ऐसे सारे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं तो ऐसे तो हमारा शरीर का ये नरिशमेंट है, पर कई बार ऐसे प्रोटीन हो जाता है जो हमारा शरीर में इंटेस्टाइन फ्लोरा को इन्फ्लेम कर देती है, और इन्फ्लेम करने के कारण ये फूड हम ले नहीं पाते हैं, ये फूड में एलर्जी उत्पन्न होता है। ऐसे तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस का कोई कॉज मालूम नहीं पड़ा है कि ये कैसे होता है, पर कई बार ये अमुक उम्र के बाद इसका सीवियरिटी बढ़ता है। शुरुआत में दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है कि ये गेहूँ खाने से उनको पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, और उसको ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलता है कि शरीर खुद ही पाचन को हेल्प नहीं करता है और इसे जरिए शरीर खुद रोग को उत्पन्न करता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और ऐसे सेम जो डिजीज है सीलियाक डिजीज, सीलियाक डिजीज में दर्दी को भी एक ग्लूकोज इंटॉलरेबल रहता है, पर सीलियाक डिजीज ये जेनेटिक कॉज है। तो ग्लूकोज जो इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ये नॉन सीलियाक डिजीज में क्लासिफाइड होता है। इसमें दर्दी को पेट में पेन होता है, पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट भरा भरा रहता है, खाने के बाद दर्दी को डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है, पेट फूला रहता है, टाइट रहता है। कई बार दर्दी को पेट में फुल ऑफ गैस रहता है, इसे भूख नहीं लगता है, और ऑबेस दर्दी ज़्यादा रहता है क्योंकि एक ग्लूटेन की एलर्जी है। तो उसका जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है बड़ा हो जाता है, तो इंटेस्टाइन भी बड़ा हो जाता है। तो दर्दी को कितनी भी एक्सरसाइज करे, कितना भी डाइट करे, पर उसकी सेंट्रल ओबेसिटी जाती नहीं है। तो उसका कारण भी ये ग्लूटेन इंटॉलरेबल हो सकता है, जिसको सीलियाक, नॉन सीलियाक डिजीज में भी क्लासिफाइड किया है। और इसी जरिए दर्दी को वीकनेस फील होता है, एनेमिक हो जाता है, उसको वर्टिगो रहता है, चक्कर रहता है, नींद नहीं आना, डिप्रेशन हो जाना, एंजाइटी हो जाना, फॉलिंग्स ऑफ हेयर, फेस अगली रहता है, आंखें के अंदर चली जाती है, आंखों के आजू बाजू में ब्लैक रिंग हो जाती है। दर्दी का जो फेस होता है ये अगली होता है, इससे दर्दी को स्वेलिंग भी हो जाता है, और उनको एंजाइटी, न्यूरोसिस भी दर्दी का
समर्पण होता है, दर्दी को सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं, जॉइंट पेन होता है, वीकनेस फील होता है दर्दी को, और कई बार आर्थराइटिस एंड पैरों में नमनेस, रेस्टलेसनेस, जातीय उणपता या डायबिटीज का भी शिकार हो सकता है। और क्योंकि ये हमारा जो ग्लूकोज प्रणाली है कई बार बढ़ा देता है, कई बार घटा देता है, तो दर्दी हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। तो इसके जरिए भी हमारे शर्करा की जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होता है और दर्दी टाइप 2 डायबिटीज का शिकार बन जाता है। ऐसे तो उनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, अपन जो दर्दी स्टॉप कर देता है गेहूँ खाना या बार्ली खाना या मैदा खाना या बिस्किट, पास्ता, पिज़्ज़ा, जहाँ भी मैदा हो ये अवॉइड करता है तो दर्दी को ये ग्लूटेन इंटॉलरेबल से बच सकता है। कई बार हमने बच्चों में भी देखा है कि भाई जो कई बार मिल्क इंटॉलरेबल्स होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो जैसे दूध पीते हैं तो वॉमिटिंग कर देता है, तो उसको मिल्क इंटॉलरेबल बोल सकते हैं। तो मिल्क की भी फूड एलर्जी में गिना जाता है। तो ऐसे तरह अलग अलग फूड की अलग अलग डेफिशिएंसी होता है और इसके लिए आपको फूड आईजी का टेस्ट करना चाहिए, फूड आईजीएम का भी टेस्ट करना चाहिए, खून में इसोनोफिलिया का काउंट देखना चाहिए, सीआरपी देखना चाहिए, और गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं तो आपका ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप जो वीट है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? तो एक तो दर्दी को ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फूड में बना तो वीट कम खाइए, इसी जरिए आप बाजरा खा सकते हैं या साबुत अनाज ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या चना की दाल की रोटी, चने की आटा की रोटी ले सकते हैं, या कोई भी सीरियल भी ले सकते हैं। सीरियल से ये उसको ग्लूटेन इंटॉलरेबल नहीं हो रहता है। और उसको गट बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए जो कर्ड्स है या लो फैट हाई फाइबर फूड लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको एंग्जाइटी रहता हो, स्लीपलेसनेस रहता हो, टेंशन रहता हो, वो ये अवॉइड करना चाहिए, या डीप स्लीप लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और भले जो भी फूड है उसको थोड़ा थोड़ा 3-4 घंटे के डिफरेंट में लेना चाहिए। और कंप्लीट आप जो गेहूँ बंद कर देते हैं, मैदा बंद कर देते हैं, तो आपको ग्लूटेन इंटॉलरेबल का प्रॉब्लम्स नहीं होता है। पर कई बार सालों से दर्दी ग्लूटेन खाता है, मीन्स गेहूँ खाता है, तो उनको ये गेहूँ में आप बाजरा डाल सकते हैं या ज्वार डाल सकते हैं, या आपके जो चने का आटा है इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं। रोटी कम खाए, जो उसको सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सलाद है, वो ज़्यादा खाए। तो ऐसे जरिए वो मैनेज कर सकता है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इससे भी आपको कई हद तक ये डिजीज़ कंट्रोल हो सकता है। मित्रों, इसमें होम्योपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्व है। ऐसे तो आर्सेनिक आल्व ऐसे तो ये डेडली पॉइजन है, पर ये पॉइजन को मारता है, ऐसे रूप में होम्योपैथिक में बनाया है। जब होम्योपैथिक कोई भी पॉइजन फॉर्म में से दवा बनती है तो उनका पॉइजन जो अट्रैक्शंस होता है, एक्सट्रैक्शन, ये कम हो जाता है, नील हो जाता है। पर इसी जरिए जो डायनामाइजेशन से जो सिम्टम्स उत्पन्न होता है वो सेम दर्दी को हम देते हैं। जैसे कि उनको दर्दी को डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए थोड़ा खाने से, या फूड पॉइजनिंग जैसा सिम्टम्स आए, पेट में डिस्कम्फर्ट लगे, पानी पीने की ज़्यादा इच्छा लगे, रेस्टलेसनेस हो जाए, नींद नहीं आए, दर्दी को बेचैनी लगे, आँखों में से नाक में से पानी आ जाए, या आपको बार बार उसको स्टूल पास करने की इच्छा हो और दर्दी घबरा जाता है, ऐसी कंडीशन में जब ग्लूटेन इंटॉलरेबल का सिम्टम्स दिखते हैं तो आप होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्व 30 का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर की दवा है फॉस्फोरस। कई बार दर्दी खाता है और आधा घंटे के बाद उसको वॉमिटिंग, फोर्सफुली वॉमिटिंग हो जाता है और दर्दी को कुछ रहता ही नहीं है। सालों से वो एंडोस्कोप कराते हैं, लैरेंजोस्कोप कराते हैं, कई बार गुदा के मार्ग में भी स्कोपी कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं,
पर गैस्ट्रोजोलॉजिस्ट जो पेट के निष्णात डॉक्टर होता है, ये सीलियाक डिजीज या जो ग्लूकोन इंट्रोलेबल का डायग्नोसिस नहीं कर पाते, तो दर्दी सालों साल वो दवा लेना पड़ता है और थोड़ा टाइम दवा लेता है, प्रेडनाप्रेनिसोन लेता है, स्टीरोड लेते हैं या एंटी एसिड लेते हैं, तो टेम्पररी सिम्टम्स सबसाइड हो जाता है, पर ये सिम्टम्स कायम जाता नहीं है और दर्दी हेल्दी होने के कारण भी वीकनेस हो जाता है और कोई टेस्ट में भी दर्दी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये फूड एलर्जी है। पर कई बार निष्णात डॉक्टर होता है, कई बार दर्दी को इंटरनल इंट्रैक्शन उसको केस टेकिंग में देखता है, तब जाके कोई सीनियर डॉक्टर उसको डायग्नोसिस कर सकता है कि भाई उसको फूड एलर्जी है या गेहूं की एलर्जी है। तब जाके उनको दर्दी को थोड़ा कॉन्फिडेंट में लेके बोला जाता है कि आप गेहूं का खुराक नहीं खाइए, तो आप ये रोग से बच सकते। तो आप फॉस्फोरस में दर्दी को ठंडा पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होती है, छाती में घबराहट होती है, वर्टिगो रहता है, दर्दी एकदम पोस्ट्रेट हो जाता है, वीकनेस फील करता है, तब आप फॉस्फोरस का उपयोग कीजिए। फॉस्फोरस का मेन सिम्टम जैसे गेहूँ खाते हैं और वॉमिटिंग 1 घंटे के बाद हो जाती है या डायरिया हो जाता है और डायरिया वॉमिटिंग के बाद दर्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, तब ये दवा बहुत अमोघ दवा काम करती है। 3rd नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को पहले से लिवर एंजाइम की शिकायत हो, गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, छाती में जलन होता है फूड खाने के बाद और लो पाचन शक्ति होता है, स्टूल में चिकास आती है, बार बार स्टूल जाना पड़ता है, खाने के बाद पेट पत्थर जैसा हैवीनेस लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दर्दी को बार बार भूख लगता है पर खा नहीं पाता है, थोड़ा भी खाता है तो पेट भरा हुआ लगता है और जो भी सिम्टम्स होता है 4 से 8 बजे दर्दी को ज़्यादा एग्रावेट करता है और दर्दी के लिए शाम का वक्त उसको बहुत रेस्टलेसनेस बना देता है। तो उस टाइम आप होम्योपैथिक में लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। 4th नंबर की दवा है कार्बोवेज। कई बार दर्दी का पाचन स्लो हो जाता है और खाने के बाद पेट हैवीनेस लगता है, फुल ऑफ स्टमक गैस रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और दर्दी को बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती है और गैस ऊपर भी नहीं निकलता है, नीचे भी नहीं निकलता है, उसको कई बार डायरिया भी हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, दर्दी को चक्कर आता है, कई बार वीकनेस फील होता है, पेट भरा भरा लगता है और पानी पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, तब आप होम्योपैथिक में कार्बोवेज के दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो लास्ट नंबर की दवा है एथूजा। कई बार छोटे बच्चों में मिल्क इंट्रोलेबल होता है, जैसे मिल्क पिलाते हैं तो दर्दी दही के जैसे मिल्क बाहर आ जाता है और ये 10 मिनट्स के बाद होता है, कई बार तुरंत मिल्क जो होता है वो दही के रूप में आ जाता है या कई बार मिल्क के रूप में वापस आता है, ये मिल्क इंट्रोलेबल बोलते हैं, बच्चों में इज़ अ वेरी कॉमन। तो इसमें होम्योपैथिक में थूजा दवा अलग है, एथूजा दवा अलग है। तो एथूजा 30 पोटेंसी बच्चों में देने का होता है। जब भी माँ उसको दूध पिलाए तो पहले एथूजा दवा दे, 10 मिनट के बाद आप उसको मिल्क पिलाओ, 1-2 महीना आप दवा लेते हैं तो जो ग्लूकोज का जो फूड एलर्जी है मिल्क का, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अच्छा हो सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत अमोघ दवा है कि जिंदगी भर आपको गेहूं नहीं खाने का ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथिक दवा करते हैं तो ग्लूटेन इंट्रोलेबल जो का प्रॉब्लम है आप शिकार बने हैं, आप 3 से 6 महीना या 1 साल दवा करते हैं तो आपको ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको भी क्योर कर देता है। होम्योपैथिक में ऐसा है कि आपका जो ब्लड में उसको चेंज करने में इट टेक लॉन्ग टाइम। देखो, होम्योपैथिक में होम्योपैथ्स में फेल्योर बट होम्योपैथी नेवर फेल्योर, એટલે आपको विश्वास बनाते रहना पड़ेगा, आपके फिजिशियन के पास थोड़ा लंबे टाइम तक दवा लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो फूड एलर्जी है ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।